इंडिया भारत एक ग्रोइंग कंट्री है जहां इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट हर साल 7.6% से बढ़ता जा रहा है और इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है जहां इंडिया की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन की है और प्रिडिक्शन ये है कि साल 2026-27 तक इंडिया की इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी। अब इंडिया इतनी ग्रोइंग कंट्री है जहां इंडिया के लोग काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और हर एक सेक्टर में आगे बढ़ते जा रहे हैं और इंडिया की जीडीपी बढ़ने के चांसेस भी काफी हाई हैं। वो इसलिए कि इंडिया का मार्केट काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है जहां लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब मार्केट बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगी और FIS यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इंडियन मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और इंडियंस भी काफी तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जहां अगर हम साल 2020 का डेटा देखें तो काफी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, लेकिन वहीं साल 2020 के बाद से ये ग्राफ काफी तेजी से ऊपर आया है जहां ज्यादा से ज्यादा इंडियंस इन्वेस्टमेंट की तरफ भी बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम, अब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप क्या सोच के करोगे? यही ना कि आपको आगे चल के उस इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट हो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट करना है जहां पे आने वाले 2-3 सालों में आपको 0% रिटर्न मिलेगी, तो क्या आप वहां इन्वेस्ट करोगे? HDFC यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये नाम आपने सुना होगा क्योंकि इंडियन बैंकिंग सेक्टर में ये नाम बहुत बड़ा है और इंडिया का सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक ही है। अब लास्ट 3 साल का चार्ट देखें तो HDFC ने अपने इन्वेस्टर्स को 0% रिटर्न दिया है। अब अगर आम आदमी अपने पैसों को बैंक्स के सेविंग अकाउंट में भी डालेगा तो उसको एटलीस्ट 3.5 से 4% का रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर किसी ने आज से 3 साल पहले HDFC बैंक में इन्वेस्ट किया होता तो अभी तक उसके पैसे 0% से बढ़े होते। अब HDFC जो कि इतना बड़ा नाम है तो इन्वेस्टर्स को HDFC से ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अब आपको आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि लास्ट 3 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से HDFC ने अपने इन्वेस्टर्स को 0% रिटर्न दिया है। और अगर आप HDFC में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो आपको अभी क्या करना चाहिए, या फिर जिन लोगों ने पहले से ही इन्वेस्ट करके रखा है उनको क्या करना चाहिए। और तो और HDFC में क्या हमें फ्यूचर में बाउंस बैक देखने मिलेगा या फिर नहीं। अब यही सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि HDFC में हमें बाउंस बैक कब तक देखने मिल सकता है। हे एवरीवन, अब अगर हम ये चार्ट देखें तो हर साल HDFC का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, हर साल HDFC के रेवेन्यू भी बढ़ते जा रहे हैं और जिस सेक्टर में HDFC का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है वो सेक्टर में भी HDFC हर साल बहुत अच्छे नंबर्स कर रहा है। होम लोन सेक्टर्स में भी काफी तेजी से HDFC बढ़ता जा रहा है क्योंकि यही सेक्टर की वजह से HDFC जाना जाता है। और अगर हम सिर्फ चार्ट देखें तो HDFC का ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। अब इतना अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी, इतने अच्छे नंबर्स के बाद भी इन्वेस्टर्स अपने पैसे HDFC में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहते? अब अभी के टाइम में HDFC बस नहीं बल्कि इंडिया के जो बैंकिंग सेक्टर्स की जितनी भी बैंक्स है उन सभी का बुरा हाल चल रहा है। जहाँ पे ऑलरेडी मैंने आगे एक वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने ये बताया है कि इंडियन के बैंक्स इतने डाउनफॉल में क्यों जा रहे हैं। अब आपको वो वीडियो देखना है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं वो पिन कर दूंगा, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ HDFC की बात करने वाले हैं क्योंकि इन सभी बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा नाम HDFC का आता है। अब HDFC बैंक के नीचे गिरने के लास्ट 3 सालों में जो इनके रिटर्न्स 0 बराबर रहे, इसके 2 बड़े मेजर रीजंस हैं। पहला, HDFC बैंक के शेयर्स प्राइस में जो हमें डाउनफॉल देखने मिला उसका रीजन है MSCI का रीसेंट अनाउंसमेंट है जो HDFC बैंक के ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के वेटेज को इंक्रीज को लेकर था। ये इंक्रीज अगस्त 2024 में जो रिव्यू हुआ था उसके टाइम पे हुआ था, लेकिन ये एक ही बार में होना था। इसके बावजूद इसके अगेंस्ट में ये 2 स्टेजेस में किया गया। इस फेज्ड अप्रोच की वजह से पैसिव फंड से एक्सपेक्टेड इनफ्लोस कम हो चुके थे जिसकी वजह से बैंक्स के शेयर्स में काफी ज्यादा गिरावट आई। HDFC बैंक ने इंडेक्स वेटेज का दूसरा और लास्ट एडजस्टमेंट नवंबर 2024 के रिव्यू के टाइम पर किया था। मतलब उस टाइम उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन ये एडजस्टमेंट तभी होगा जब बैंक का फॉरेन रूम 20% या उससे ज्यादा रहेगा।
MSCI ने इस सेकेंड ट्रांच के एग्जैक्ट टाइमिंग को अभी तक कंफर्म नहीं किया है। अगस्त 2024 के इंडेक्स रिव्यू के पार्ट के फॉर्म में MSCI HDFC बैंक का फॉरेन इंक्लूजन फैक्टर यानी कि FIF 0.4% से बढ़कर 0.6 कर देगा। ये चांसेस 2 सितंबर 2024 से इन्फ्लुएंस होगा, जो कि 30 अगस्त 2024 में मार्केट क्लोज के साथ कोइंसिडेंस करेगा। अब लास्ट 3 सालों में जो हमें 0% का रिटर्न इसमें मिला है, इसके भी कई ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ओवरऑल मार्केट कंडीशंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हो सकता है, इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेस हुए वो हो सकता है, रेगुलेटरी चांसेस हो सकते हैं और कंपनी स्पेसिफिक डेवलपमेंट, सभी एक स्टॉक्स के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। अब यही सब चीजों की वजह से HDFC के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए, जिसमें हमें काफी फर्क देखने मिला। वेटेज इंक्रीज से पहले भी HDFC बैंक के शेयर्स क्वार्टरली रिजल्ट्स की वजह से काफी ज्यादा प्रेशर में थे। क्वार्टरली 1 फाइनेंशियल ईयर 2025 के टाइम पे बैंक के नेट प्रॉफिट 35.3% से बढ़ के ₹161.8 बिलियन हो गए। YOY बेसिस पर पिछले क्वार्टर के करस्पॉन्डिंग पीरियड के टाइम पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 26.4% से बढ़कर 298.4 बिलियन हो गया। अब ये सब चीजों की वजह से इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा डिसअपॉइंट थे। वो इसलिए क्योंकि जो HDFC का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो कि NPA बढ़ गया था। YOY बेसिस पर क्वार्टर के रिव्यू के टाइम पर बैंक के ग्रॉस NPA 73.2% से बढ़ के 330.3 बिलियन हो गए, जबकि जो उनका नेट NPA था वो 99.1% से बढ़कर 95.1 बिलियन हो गया था। NPA में इस इंक्रीज ने बैंक की एसेट क्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, जिससे इन्वेस्टर्स जो थे उनका काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस कम हो गया था और वो काफ़ी डिसअपॉइंट थे। इन्वेस्टर्स ये सोच रहे थे जो बैंक की एसेट क्वालिटी थी उसको बैंक HDFC बैंक मेंटेन नहीं कर पाएगा, और यही सब रीजंस की वजह से जो इनके शेयर प्राइस थे उसमें हमें ज़ीरो रिटर्न्स देखने मिले और उसमें डाउनफॉल भी देखने मिला। लेकिन ये सब चीजों को देख कर क्या हम ये मान ली कि HDFC बैंक में अब कोई दम नहीं, या फिर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें लॉस ही होना है। अब एज अ इन्वेस्टर्स आपको क्या करना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने ऑलरेडी HDFC में इन्वेस्ट किया है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जब HDFC बैंक आगे बढ़ने की तरफ देख रहा है तो कंपनी अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पे ज्यादा फोकस कर रही है। और अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात करें तो वैसे ही HDFC के हर साल रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब ये चार्ट देखिए आप, इनका रेवेन्यू 2023 में 2 लाख करोड़ के अप्रॉक्स था, वहीं अगर 2024 की सिर्फ हम बात करें तो इनका रेवेन्यू बढ़ के डबल हो गया, जो कि 4 लाख करोड़ अप्रॉक्स पहुंच चुका था। HDFC लिमिटेड के साथ मर्जर के बाद के ट्रांजैक्शन फेज के टाइम पर बैंक अपने की मैट्रिक्स में स्टेबिलिटी इंश्योर करना और मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना चाहती थी। डिपॉजिट बैंक की स्ट्रेटेजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, और जबकि करेंट नंबर्स एक्सपेक्टेशन से कम है, HDFC बैंक को अपने ऊपर ये भरोसा था कि वो सही टाइम पर वो अपनी जो भी मेहनत कर रही है, जो भी कोशिशें कर रही हैं, वो उनको बढ़ाएगी। बैंक की मैनेजमेंट अपने एसेट और लायबिलिटीज को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए कमिटेड है, जिससे उनके बीच के जो गैप्स है वो ना रहे। इस अप्रोच की वजह से बैंक अपने मार्जिन्स को एक रेंज में बनाए रखने में सफल भी रही है। डिपॉजिट्स, एसेट क्वालिटी और अपने बैलेंस शीट के इफेक्टिव मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है। HDFC बैंक फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफी अच्छे से भी प्रिपेयर्ड है। अभी हो सकता है कि लास्ट 3 सालों से उसमें अच्छा रिटर्न नहीं मिला है, लेकिन ये सब स्ट्रेटेजीज की वजह से, ये सब सॉल्यूशंस की वजह से आने वाले टाइम में जो हमें पंप देखने मिलता है वो काफी जल्दी हो सकता है। बैंक का टारगेट अगले कुछ सालों में डिपॉजिट ग्रोथ रेट को करीब 10 से 12% तक अचीव करना है, जबकि नेट इंटरेस्टिंग मार्जिन यानी कि NIM को 4.2% से 4.5% की रेंज में मेंटेन करने का भी इनका प्लान है। बैंक अपने ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि NPA को अपने टोटल एडवांसेस के टोटल 1% तक रिड्यूस करने का भी ये एम कर रहे हैं। अब यही अगर हम सेम सिचुएशन आज से 10 साल पहले यानी कि साल 2013 की देखें तो उस टाइम भी HDFC बैंक की हालत कुछ ऐसी ही थी, जहां पे उस टाइम भी बैंक्स ने कोई भी अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए थे। साल 2013 से 2018-19 तक बैंक्स में हमें एक स्टेबिलिटी दिखी थी, जहां पे अच्छे रिटर्न्स नहीं थे, लेकिन साल 2020 के बाद से इसमें एक मेजर स्पाइक देखने मिला।
जो कि पूरे सालों को कवर कर लिया। अब देखो, अगर हम HDFC का पुराना डेटा देखें तो ऑलरेडी ये सब फेस में HDFC बैंक ऑलरेडी आ चुका है। और अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, तो HDFC बैंक काफी अच्छे नंबर्स कर रहा है और हर साल ये नंबर्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब अभी के टाइम में हो सकता है कि इसमें आपको स्टेबिलिटी दिख रही है, उसका रीजन मैंने ऑलरेडी बता दिया। लेकिन जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में काफी जल्दी इसमें बाउंस बैक देखने मिल सकता है। और जो लोग अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये भी काफी अच्छा टाइम है। शुरुआती साल 2025 में जनवरी से फरवरी के टाइम पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इसमें थोड़ा स्पाइक देखने मिल सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो श्योरली आपको इस चीज का प्रॉफिट होगा। अब इस वीडियो को अगर एक भी पार्ट आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको ये जानना है कि बैंकिंग सेक्टर्स की हालत, सभी बैंक्स की हालत अभी ऐसी क्यों चल रही, तो स्क्रीन में आ रही ये वाली वीडियो को देख सकते हो। और अभी जल्दी फाइनेंशियल मंथ एंड होने वाला, मार्च में लोग ITR फिल करेंगे। और आपको अगर ये पता हो कि आप अपना टैक्स कैसे बचा सकते हो तो आप अच्छी तरीके से टैक्स बचा सकते हो। इसलिए अगर आपको ये जानना है कि टैक्स कैसे बचा सकते हो लीगली, तो स्क्रीन में आ रही ये वाली वीडियो को जरूर देखना। So that's all in this video. Please drop a like if you find this video helpful and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.